सब आ गए सब देख लेता हूँ चैट। हाँ हाँ ठीक है। हम्म, थोड़ा सा बोर्ड को हम्म। आगे 5 मिनट में करते स्टार्ट क्लास को। कितने लोग हैं? सागर गुप्ता, मुस्कान, सृष्टि, 3 ही लोग हैं अभी। 5 मिनट वेट करते हैं। सबको कल की क्लास का समझ में आ गया था? चैट पढ़ लेते हैं एक बार। हाय एवरीवन, कल की क्लास का समझ में ओके जयंत, ओके सृष्टि, चलो फिर कल की क्लास का रिवीजन करते हैं ताकि कल जो बच्चे नहीं आ पाए थे उनका रिवीजन हो सके। ठीक है, कल की कल की क्लास का रिवीजन। अब चैट मत करना क्योंकि फिर मैं देख नहीं पाऊंगा लोगों को। अब क्लास पे ध्यान देना, ठीक है? कुछ मेरा मार्कर के जरिए तो देखो दोस्तों, कल बोर्ड दिख रहा है ना सागर भाई तुझे? कल तुझे बोर्ड नहीं दिख रहा था। सागर बोर्ड ना दिख रहा है तो बता दी। पहले करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। क्लास फर्स्ट रिवीजन। सागर भाई तुझे बोर्ड ना देखे तो बता दो, ठीक है? जैन भाई तुझे भी लिखो मत। अब बोर्ड दिख रहा है ना सबको? सागर भाई तुझे एक सेकंड, थोड़ा बोर्ड को। हाँ चलो ठीक है, अब सागर ने कह दिया है तो दिख रहा है। ठीक है, तो क्लास फोर्थ का रिवीजन करते हैं। तो कल की क्लास में हमने कराया था पहला टॉपिक, क्या कराया था? व्हाट इज टैक्स। मैंने आपको ये बताया था कि टैक्स क्या है, तो इसका आंसर था टैक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब CLS। ये बताया था, मतलब टैक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अगर टैक्स नहीं होगा तो किसी भी कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था टैक्स के टाइप्स। क्या बताया था? दूसरा पार्ट बताया था मैंने, एक सेकंड। दूसरा जो मैंने बताया था आपको, टैक्स के टाइप्स। ये मैंने बताया था आपको टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, ये भी बताया था मैंने। हो गया। तो टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, ये बताया था मैंने आपको। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली गवर्नमेंट, ये सरकार आपसे टैक्स वसूल लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताया था कि इनडायरेक्ट वे में आपसे टैक्स वसूल लेती है। यही बताया था टैक्स। टैक्स के 2 एग्जांपल बताए थे मैंने आपको। एक बताया था इनकम टैक्स, दूसरा बताया था अनडिस्क्लोज इनकम। इनकम टैक्स तो आपके सिलेबस में अनडिस्क्लोज इनकम आप CA फाइनल में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का बताया था मैंने आपको GST एंड कस्टम ड्यूटी। GST, आधा GST आप CA इंटर में पढ़ेंगे और आधा GST आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, और कस्टम ड्यूटी भी आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये बताया था। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था वाई आर टैक्स लेवी।
मतलब टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, ये बताया था मैंने आपको। टैक्स लेवी इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आपका CLS है, जो आपका CLS है, ये वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, वो चल सके। आप सरकार जो एक्सपेंस करती है, सरकार जो एक्सपेंस करती है किस पे, आपके हेल्थ केयर पे, आपके आपके डिफेंस पे, आपके रोड पे, या आपके एजुकेशन पे, वो सारा क्या कर सके, खर्चा कर सके। तो उसके लिए चाहिए सरकार को चाहिए पैसे चाहिए, और पैसे कहां से लाती है वो, टैक्स लेवी करके, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बार ये मिटा दूं, ये समझ में आ गया अभी तक जो 3 रिवीजन कहे थे, सागर, जयंत और मुस्कान जो भी है, क्लास पोस्ट का रिवीजन कर ले। चैट में लिखते रहना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ साथ में। तो चौथा पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, पावर टू लेवी। फोर्थ पॉइंट जो मैंने बताया था, पावर, सरकार के पास कौन सी ऐसी पावर है, या कहां पे ऐसा लिखा है कि वो टैक्स लेवी कर सकती है। तो मैंने बताया था इंडियन संविधान, इंडियन इंडियन संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था, किसी को पता है कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल था 246 में ऐसा लिखा है कि टैक्स लेवी कलेक्ट, उससे रिलेटेड लॉ, उससे रिलेटेड जो भी कानून है, लॉ है, वो क्या करेगी, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन सरकार के पास राइट है। चाहे गवर्नमेंट स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है। चाहे टैक्स जीटी हो या आईडीटी हो, इन सब पे पावर, लेवी, चार्ज, कलेक्ट, लो जो भी है वो क्या करेगी, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया खत्म, ये हो गया आपका बेसिक टैक्स रिलेटेड। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्लास नंबर सेकंड, जो कि मेन अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, क्लास सेकंड। अब आपका इनकम टैक्स का पहला चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी वेटेज की बात की जाए तो कितनी है, अगर इसकी वेटेज की बात की जाए तो, अगर इसकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 2 से लेकर 4 मार्क्स की। और अगर आपको ये बेसिक, या तो बेसिक कह लीजिए, या तो आप इसे बेसिक कह लीजिए, या इसे इंट्रोडक्शन कह लीजिए। अगर आपको ये बेसिक और इंट्रोडक्शन, ये बेसिक या इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इनकम टैक्स के जो बाकी के चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, 3 जो भी है, वो आपको समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो अब बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, एक बात मैं बता देता हूं, इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है, 298। और अगर सब क्लॉज और क्लॉज को जोड़ दिया जाए तो बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन मिला के बहुत बन जाता है। लेकिन टोटल कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन है। और 15 15 है, हाँ 15 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है, टोटल शेड्यूल है आपके 15, ठीक है। अब करते अपना पहला सेक्शन, जो कि आपका इनकम टैक्स का आप पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेक्शन एस, आप जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 4
ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी आप सेक्शन में पढ़ने चाहेंगे इनकम टैक्स का, उसके लास्ट में लिख दीजिएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्यों? इनकम टैक्स का जो एक्ट आया था वो 1961 में आया था हमारे पार्लियामेंट में, और इसका इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से ये इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स आया कब था 1961 में, एप्लीकेबल कब से होने लगा था 1 अप्रैल 1962 से। तभी आपने देखा होगा जो भी इनकम टैक्स का रिटर्न बनता है या जो भी आपकी असेसमेंट होती है वो होती है 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। मतलब 2021 का कैसे होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी आपने इनकम अर्न की है, उसका एसेस किया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो याद रखना इनकम टैक्स 1961 है, एप्लीकेबल कब से हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है, अब मैं सेक्शन 4 की बता रहा था आपको। सेक्शन 4 को आपने समझ लिया तो चैप्टर 1 आपका लगभग पूरा खत्म हो गया। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4। तो इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा और इसकी हर एक लाइन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 4 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या कहता है, एक सेकंड, हाँ ध्यान से देखिएगा। इनकम आईटी मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए लेवी। लेवी का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो यहां पर लिख देता हूं चार्ज। इनकम टैक्स इज लेवी ऑन टोटल इनकम of the previous year, of the previous year of every portion, of every। तो ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, 3 लोग हैं, सागर, जयंत, मुस्कान, सिस्टर, जो भी है, ये जो सेक्शन 4 है वो नोटबुक में आप लिख लीजिए। ये आपका पहला नोट बनता है, नोट 1। ठीक है, लिख लीजिए। जयंत, जितने भी लोग हैं, 3 लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मुस्कान, सृष्टि, भाई लिख लो। सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स इज ए लेवी, लेवी मतलब चार्ज, ऑन टोटल इनकम, टीआई का मतलब टोटल इनकम, ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। पहले ये लिख लो 5 मिनट के लिए। लिख लेना तो बता देना, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डन, ठीक है। ये सेक्शन लिखना, जो जो चीज मैं बताऊंगा वो चीज लिखनी है, बाकी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 लिख लिया सबने, उसका अंदर भी डन। ठीक है, अब एक एक लाइन पे हम जाएंगे। देखिए, इनकम टैक्स सेक्शन 4, तो जो भी सेक्शन 4 है 1961 एक्ट, जो भी तो समझ लिया आप। इनकम टैक्स आप पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सेक्शन 4 इनकम टैक्स स्टार्ट होता है। ये तो आपका वर्ड हो गया, तो उसे छोड़िए। लेवी का मतलब क्या होता है? चार्ज। मतलब जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, उस पर आपको लेवी मतलब चार्ज लगेगा, और उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो लेवी का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन टोटल इनकम। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, इनकम टैक्स चार्ज किस पे होगा? आपकी टोटल इनकम पे। किस पे होगा? आपकी टोटल इनकम पे। ठीक है, टीआईए मतलब इनकम टैक्स इज लेवी ऑन टोटल इनकम। किस पे? ऑन टोटल इनकम। तो अब बात करते हैं टोटल इनकम की। आप उसी के नीचे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क या जो भी है मार्क कर लीजिएगा। नीचे लिखिएगा टोटल इनकम। क्या मतलब है? टोटल इनकम। ठीक है, टोटल मतलब इनकम का आपको जो भी आपका टोटल होगा, इनकम का जो भी टोटल होगा, उस पर आपको लेवी आपका चार्ज लगेगा।
अब बात आता है टोटल इनकम का मतलब क्या है, ठीक है। स्टार लगा के हैश लगा के पेज के नीचे लिखेगा टोटल इनकम, ठीक है। अब पहले बात करते हैं टोटल का मतलब क्या, कुल। टोटल का मतलब क्या था, कुल होता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं कुल। इंग्लिश वाला कुल नहीं, हिंदी वाला कुल, ठीक है। कुल आय पे आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। अब इनकम की बात करता हूं मैं। तो देखिए इनकम टैक्स में सेक्शन 224, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 224 में इनकम को डिफाइन किया गया है। अब आप पूछेंगे इनकम की डेफिनेशन क्या है, तो इनकम की ऐसी सब्जेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, बस उसमें बोल दिया गया है कि एक्स वाई जेड ईटीसी लिख के बोल दिया। आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो चैप्टर आपका लॉ का, उसमें पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड लेके ईटीसी, मतलब और भी इनकम इसमें इंक्लूड हो सकती है। अब ऐसे क्यों छोड़ देगा ईटीसी, ईटीसी में, तो आपको पता होगा लॉ बना था 1961 में, तो उनको एक क्या है, अच्छा ठीक है, ब्लू से नहीं लिखूंगा, ब्लैक से लिखूंगा, ठीक है। ये आप दिख रहा है ना सागर, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया ना इनकम टैक्स का मतलब क्या था, इनकम डिफाइन किया गया 224 में, मतलब सेक्शन 2 सब क्लोज 24 में एक्स वाई जेड लेके ईटीसी। क्यों ऐसे, क्यों, देखिए जब ये लॉ बना तो उनको एक चीज पता थी कि आने वाले टाइम में इंडिया जो हमारा देश है वो डेवलप करेगा, तो इनकम के और भी सोर्स बनेंगे। जैसे पहले ऑनलाइन जैसा कुछ होता नहीं था, 1961 में इंटरनेट या कुछ भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसलिए इस ईटीसी लिख के से छोड़ जाएगा कि आने वाले जो भी इनकम ऐसी जनरेट हो सकती है जिससे लोग कमा सकते हैं, तो उसको इसमें लिख दिया जाएगा। अब कुछ इनकम के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रेंट। अगर आपका खुद का घर है तो आप रेंट पे किराए चाह के रेंट ले सकते हैं। सैलरी, ये कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे और लॉटरी, और क्या हो सकता है आपका गैम्बलिंग, कैपिटल गेन, आपने शेयर्स परचेज किया, सेल किया, तो इसका आगे लिख दीजिए ईटीसी। तो ये इनकम की डेफिनेशन, ये इनकम में आ जाते हैं। और तरह की इनकम आ सकती है तो लिख दीजिएगा बस। ये हो गया इनकम का मतलब, ठीक है। अब बात आती है टोटल इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं हम टोटल इनकम की, ठीक है। ये समझ में आ गया, 224 लिख देना, रैंड सैलरीज कैपिटल गेन लॉटरी गैम्बलिंग ईटीसी करके, और लिख देना और भी इनकम इसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। मिटा दो इसे, ठीक है, ठीक है, अब हो गया होगा रैंड लिख, ठीक है। अब बात आती है टोटल इनकम के। देखिए इनकम के कई टाइप्स हो सकते हैं, मतलब सैलरी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, गैम्बलिंग, इवन अब 1 साल का बच्चा है जो पैदा हुआ है, हो सकता है उसके दादा परदादा ने उसको विल में उसको जायदाद दे दी, तो वो भी तो उसकी इनकम हो गई। बेशक उसने अर्न नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, पर उसके नाम पे तो वो कमाई हो गई, वो इनकम हो गई। तो उन सभी इनकम को 5 हेड्स में, कितने, 5 हेड्स में हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्यों, अगर ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं करता तो कोई एक जगह का सैलरी की इनकम, कोई लिखा है पीजीपी इधर, कोई इधर इधर, तो क्या होगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे या जब आप बैंक में जाते हैं, जब आपका रिटर्न फाइल, जब क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं जाता है, तो पता लगा सकता है बैंक वाला या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ इस बंदे की इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से इतना अर्न करता है, तो इस हिसाब से आपको लोन मिलता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, और कोई भी जो भी आपका काम है, लीगल काम, वो आपके रिटर्न के फाइल पे होता है। इसलिए टोटल इनकम, जो भी हमारा इनकम है, उसको 5 हेड्स में हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई। कितने हेड्स में हमने कर दिया इसे, 5 हेड्स में क्लासिफिकेशन। किसको, हमारी जो भी टोटल इनकम है उसको हमने क्लासीफाई कर दिया गया है, कितने, 5 हेड्स में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा 5 हेड्स में क्लासिफिकेशन कर दिया, कौन कौन सी हेड्स है वो। जब आपका इनकम टैक्स एक्ट बना था तो एक हेड तो फिक्स था, वो कौन सा हेड था, वो था सैलरी। पहला हेड कौन सा है, सैलरी। क्योंकि पता था कि ज्यादा लोग सैलरी पे काम करते, तो इसलिए पहला हेड है आपका सैलरी से रिलेटेड। अब सैलरी का मतलब क्या होता है, आप कहीं पे काम करते हैं,
एक एग्रीमेंट बनता है आपका और एक एम्प्लॉयर का, आप एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट हो गया, उस हिसाब से आपको मंथली बेसिस पे आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो ये हो गया सैलरी, ठीक है। दूसरा हेड जो हो गया वो हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी। तो दूसरा हेड हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम आ सकती है? फॉर एग्जांपल आपके दो घर है, तो एक घर में आपकी फैमिली रहती है, एक घर में आपने रेंट पर चला दिया, या उस वाले हाउस को आपने मॉल में तब्दील कर दिया, मतलब उस मॉल उसको मॉल में कन्वर्ट करके उससे रेंट कमाने लगे, तो उसमें वो सारी इनकम किसमें आती है? वो आती है हाउस प्रॉपर्टी में। तीसरा जो हेड बनता है वो आपका बनता है पीजीबीपी। कौन सा? पीजीबीपी। पीजीबी की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब आप अपने बिजनेस से, आपको कोई बिजनेस होता है, कोई दुकान होती है, उससे आप अर्न कर रहे हैं। प्रोफेशन मतलब आगे जाके आप सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, सीएम बनेंगे, तो प्रोफेशन में जो आप इधर टीचिंग हो गया, उससे जो इनकम होगी वो किसमें आएगी? पीजीबी में, ठीक है। सैलरी वाली इनकम आएगी सैलरी में, हाउस से रिलेटेड जो भी इनकम होगी होगी हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबी मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी इनकम आएगी आएगी पीजीबी में। ये होता है आपका चैप्टर 4, यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं इसे, ये पढ़ते हैं यूनिट 2 में, ये पढ़ते हैं आप यूनिट 3 में, ठीक है। तो ये आपके 3 हेड हो गए। चौथा हेड में यहाँ पे लिख देता हूं, वो है कैपिटल गेन। क्या? सी। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया? आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उससे परचेज किया, फिर से बाद में जब उससे प्रॉफिट होने लगा तो आपने उसे सेल कर दिया, तो शेयर्स से रिलेटेड जो भी इनकम होगी उसमें आएगी कैपिटल गेन में। और ये आप पढ़ते हैं यूनिट 4 में, चैप्टर 4 के यूनिट 4 में। 5 क्या हो गया? वो सारी इनकम्स जो ना सैलरी में आए, ना जो हाउस प्रॉपर्टी में आए, ना जो पीजीपी में है, ना जो कैपिटल में है, वो आती है ओएस में। ओएस में मतलब अदर सोर्स, मतलब इन चारों सोर्स के अलावा आपकी कौन सी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी वो अदर सोर्स में आएगी। जैसे लॉटरी, लॉटरी ना सैलरी में आएगी, ना हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, ना पीजीपी में आएगी, ना कैपिटल में आएगी, तो लॉटरी किसमें आएगी? अदर सोर्स में। गिफ्ट, आपको आपके रिलेटिव ने गिफ्ट दिया या आपको कोई विल मिली, ना वो सैलरी में आएगी, ना हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, ना पीजीपी में आएगी, ना कैपिटल विल में, किसमें आएगी? अदर सोर्स में, ठीक है। तो अदर सोर्स का मतलब समझिए, तो ये होता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में कितने हेड्स होते हैं? 5 मेन हेड्स में आपने अपने इनकम्स को क्लासिफाइड कर दिया। पहला हो गया सैलरी, सैलरी से रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी वो आपकी सैलरी में आएगी। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस रिलेटेड सारी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। पीजीपीपी मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो भी इनकम होगी पीजीपी में आएगी, मतलब उसके प्रॉफिट गेन्स लॉस जो भी होगा आपके पीजीपी में आएगा। कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब टोटल इनकम में आप पूछते हैं कि लॉस आता है कि नहीं? लॉस भी आपका आता है। अगर सैलरी में तो देखिए लॉस तो होगा ही नहीं, वो आपको सैलरी नहीं मिलती तो लॉस नहीं कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि मुझे सैलरी नहीं मिली, ये नहीं कहेंगे लॉस नहीं हुआ। हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस होता है कैसे? रेंट देने वाला जो आपका किराएदार था वो रेंट नहीं दे रहा, या वो रेंट लेके मतलब वो बिना रेंट दे भाग गया, तो आपका लॉस हो गया। पीजीपी में बिजनेस और प्रोफेशन में आपका लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है। कैपिटल गेन में भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। अदर सोर्स में कैसे लॉस आएगा? आपने लॉटरी खेली, आपने लॉटरी जीत ली, लेकिन आपका लॉटरी का पैसा खो गया या गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारी इनकम और उसका लॉस अदर सोर्स में आएगा, ठीक है। तो टोटल इनकम कितने हेड्स होते हैं? 5 हेड्स होते हैं, ठीक है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। यहां तक समझ में आ गया सबको? एक से हाँ, जितने भी लोग हैं आगे समझ में। हाँ चलो ठीक है। तो ये आपका टोटल इनकम का मतलब मैंने समझा दिया। इस सेक्शन के नीचे आप लिख दीजिए टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। टोटल इनकम होता है हाँ 5 हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इन 5 हेड का जो भी आपका इनकम होगा उसे टोटल इनकम कहा जाता है, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ दोबारा से टोटल इनकम। टोटल इनकम को आप कह सकते हैं, टोटल इनकम मीन्स सम ऑफ सम ऑफ हेड्स, हेड्स इनकम,
हेड्स मतलब जो भी आपके 5 हेड्स है वो, उनका जो भी सम होगा, टोटल सम ऑफ हेड्स इनकम, ठीक है। ये टोटल इनकम का मतलब हो गया, ठीक है। चलिए, टोटल इनकम का मतलब आप सब समझ गए, ठीक है। अब बात आती है टोटल इनकम। अब आप देखते हैं अगला लाइन, लेवी मतलब चार्ज टोटल इनकम 5 हेड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। कौन सा? अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईवाई। ईवाई का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। हाँ, इसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं TREVIOS वाई, वाई ई आर, ठीक है। प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या था, देखिए, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा आपके टोटल इनकम पे। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि कब, कौन से साल में, कितने पीरियड की इनकम में हमारा इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है प्रीवियस ईयर, मतलब PY यानी प्रीवियस ईयर। मतलब अभी प्रीवियस ईयर क्या था, उस पहले मैं आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर टोटल पीरियड में जितना आप इनकम अर्न करेंगे, उसके उस वाले पीरियड में आपका लेवी आपका चार्ज किया जाएगा, सम किया जाएगा, टोटल इनकम आपने इतने कमाई की इस प्रीवियस ईयर हेड में, और उस पर आपका चार्ज दिया जाएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, देखिए एक सेकेंड। हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड where where you earn income, then after your total income is charged, ठीक है। तो प्रीवियस का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पीरियड वेयर यू अर्न इनकम, देन आफ्टर योर टोटल इनकम इज चार्ज, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस का मतलब, सिंपल सा मतलब। इसका लीगल है, इसका लीगल डेफिनेशन भी बता देता हूं आपको। लिखा था मैंने, और इसका लीगल लैंग्वेज रहने दीजिए। हाँ, तो प्रीवियस ईयर का आप ये भी कह सकते हैं, कौन सा ईयर कह सकते हैं आप, इनकम क्या कह सकते हैं, इनकम ईयर, मतलब वो साल जब आपने अपनी इनकम कमाई होता है, इनकम ईयर, ठीक है। अब इस इनकम ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न की है, जो भी इनकम ईयर में आपने जो भी इनकम अर्न किया है, उस पर आपका टैक्स लेवी होता है, ठीक है। उन सब का टोटल करेंगे, टोटल इनकम करेंगे इस प्रीवियस ईयर में, और आपका टैक्स लेवी हो, ठीक है। अब प्रीवियस होगा, अब इसमें आपने देखा होगा पर्टिकुलर पीरियड। तो पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही। ये पर्टिकुलर होता है आपका एकेडमिक ईयर। आप इसे एकेडमिक ईयर भी कह सकते हैं, इनकम टैक्स का ईयर भी कह सकते हैं, लीगल ईयर भी कह सकते हैं। क्यों? हमारे पूरे लॉ में, चाहे इंडियन लॉ हो, चाहे हमारा इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे आपका GST कोई भी हो, जो आपका पर्टिकुलर पीरियड होता है वो होता है एक एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आपके स्कूल्स पे देखोगे, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेज, जो आपके एकेडमिक सेशंस होते हैं, वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो उसको आप इनकम टैक्स ईयर कह लीजिए या एकेडमिक ईयर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। वो ये पर्टिकुलर पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर अगले साल 31 मार्च 2021 तक जो भी आपने इनकम अर्न की होगी, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी इनकम आपने अर्न की होगी, जो भी इनकम आपने अर्न की होगी, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी इनकम अर्न की होगी, उस पर आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा, मतलब आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर बता दिया।
तो इससे रिलेटेड एक और चीज हम समझ लेते हैं, इसे मिटा दो, पहले में लिख लिया था ना सबने, कोई नहीं, दोबारा क्लास देख देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको दिख जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। कुछ समझ में ना आया तो आप राइट मैसेज लिख लीजिए, मैं मैसेज भी पढ़ रहा हूँ साथ में। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया, आपने इनकम अर्न की, या आप सभी को पता है आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में इनकम अर्न करेंगे, तो आपके मन में डाउट आएगा क्या इसी साल, मतलब जिस मतलब ये 2020 के चल रहे हैं 2020 2020-21 में ही आप इनकम टैक्स दे देंगे अपना, जो भी आपने इनकम किया उस पर मतलब उसी पे आप टैक्स दे देंगे। नहीं, प्रीवियस ईयर में क्या आपने इनकम अर्न की, या आपका इनकम अर्न ईयर हो गया, और आपको टैक्स जो देना होगा वो उसके अगले साल, मतलब उसके अगले साल ही आपको क्या देना होगा, अपना टैक्स पे करना होगा, मतलब टैक्स लेवी जो भी होगा आपका वो आपको पेड करना होगा। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं असेसमेंट ईयर, ईयर का मतलब क्या होगा, असेसमेंट ईयर, और इसे कह सकते हैं आप टैक्सेबल ईयर। हाँ, इसको कह सकते हैं टैक्सेबल ईयर। क्यों, यहाँ तो इनकम अर्न की और यहाँ पे आपने क्या की, टैक्स पे किया, तो इसे कह सकते हैं टैक्सेबल ईयर। तो मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 है, तो आपका असेसमेंट ईयर कब होगा, आपका असेसमेंट होगा उसके अगले साल, मतलब अगले साल का मतलब 31 मार्च 2021, तो आपका असेसमेंट ईयर होगा, यहाँ लिख देता हूँ एक, यहाँ पे आपका साल खत्म हुआ, आप कैलेंडर में देखिए 31 मार्च 31 दिसंबर को होता है। अब आप इनकम टैक्स भरे तो इनकम टैक्स से ये जानिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो अभी 2020 के चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 2020 तक जो भी आपने इनकम अर्न की 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जैसे ही आपका साल खत्म हुआ, जैसे ही आपका साल खत्म हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में यानी टैक्सेबल ईयर में आपको अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। मतलब क्या प्रीवियस, हाँ नहीं, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने नया नया बिजनेस सेटअप किया 31 दिसंबर 2020, मतलब लास्ट डे, मतलब या आज ही खत्म, आज ही स्टार्ट किया, आज तारीख कितनी है 23 नवंबर 2020, आज ही आपने अपना नया बिजनेस खोला, तो नवंबर तो खत्म होने वाला है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो भी 4 महीने हैं, ये जो 4 महीने, इसमें जो भी आपने इनकम अर्न की उसका आपको टैक्स देना होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। 12 महीने तो कम है, लेकिन उस महीने का ना पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर पीरियड में आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 20 दिन, चाहे 10 दिन, कुछ भी कमाते हो, आपको टैक्स पे करना होगा 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। अब आपका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया इनकम अर्न, एसेसमेंट ईयर का मतलब हो गया टैक्सेबल ईयर या टैक्स पे करने का साल, और या असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइएगा इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा और टैक्सेबल ईयर कौन सा होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, सारे लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा तभी मजा आएगा। एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ असेसमेंट ईयर, यहाँ हो गया प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे आपको अपना सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है। ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने 3-4 लोग जो भी सुन रहे हैं मुझे ध्यान से सुनिएगा। आपका असेसमेंट ईयर है 2020 से लेकर 2021, तो आपको अपना बताना है प्रीवियस ईयर आपका कौन सा होगा।
ठीक है। आपका असेसमेंट, आपका प्रीवियस ईयर है 2018 17, तो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? क्या है? अभी अभी मैं देख रहा हूँ, पहले आप अपना सॉल्यूशन लिख लीजिए। तीसरा मैंने लिख दिया, किसी ने प्रीवियस ईयर के 31 मार्च 2018 लिख दिया, नहीं 19 लिखता हूँ, 31 मार्च 2019 को उसने बिजनेस सेटअप किया, तो उसका असेसमेंट ईयर कब होगा? ठीक है। बॉक्स। और एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर कोई टैक्स पे करता है 1 मई 2021 को, तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? ठीक है। ये हो गया आपका 1 A B C एंड D। आप बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको एस्टिमेट ईयर और प्रीवियस ईयर पहचान में आना चाहिए। ठीक है। 5 मिनट ले लीजिए, लिख लीजिए, तो मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। A B C D। ठीक है। आंसर बता दीजिए। ठीक है, चैट पे। हाँ मुस्कान, ए 1 2 3 4 ABCD, इसका आंसर सही से लिखो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है। हाँ, एक बात कहने के, अगर आपको क्लास पसंद है तो आपके जितने भी दोस्त हैं और जितनी भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इस क्लास का लिंक भेज दिए, ताकि उन लोगों को भी इनकम टैक्स, मतलब टैक्स और कॉस्ट लाइव पढ़ने का मौका मिल जाए, ताकि उनका एग्जाम चाहे जनवरी में हो, चाहे मई में हो, चाहे अगले साल नवंबर में हो, एग्जाम वो क्रैक कर सके। ठीक है। मयंक, जयंत और सागर भाई, इस तीनों से रिक्वेस्ट है, और जो लोग आगे इसको रिकॉर्डिंग पे भी देखेंगे, उन लोगों को भी आप बता दीजिएगा। ठीक है। 5 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए चलिए, सबने कर लिया होगा तो सागर भाई से भी, तीनों से रिक्वेस्ट है, और जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे इस क्लास के बाद, उनसे भी विनती है, जितने भी लोग हैं, जो भी अगर आपको इस सारे लेक्चर से जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं, XYZ, जो भी चले, लड़का और लड़की कोई भी हो, जो जनवरी 2021 या मई 2021 या नवंबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेके, वो प्लीज बता दीजिएगा उनको इस क्लास के बारे में। ठीक है। चलिए, सबने कर लिया तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या था। प्रीवियस मतलब होता है आपने इनकम अर्न की, जैसे आपने इनकम अर्न की, उसके अगले साल ही आपको टैक्स पे करना होगा। मतलब प्रीवियस ईयर हो गया आपका इनकम ईयर, ये हो गया आपका टैक्सेबल ईयर। प्रीवियस ईयर पहले आएगा और असेसमेंट ईयर बाद में आएगा। मतलब पहले आप इनकम अर्न करेंगे, उसके बाद आप इनकम टैक्स पे करेंगे। मतलब पहले अर्न करेंगे, उसके बाद आप इनकम टैक्स पे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा और इनकम टैक्स बाद में आएगा। देखिए 2020-21, ठीक है, 2020-21 असेसमेंट ईयर है, मतलब इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो पीछे आएगा। मैंने तो आपको आगे की चीज बताई, तो उसका पीछे क्या होगा? इसका पीछे होगा आपका, इसका बैक जो होगा वो होगा 2019-20। क्या होगा? 2019-20। ठीक है। अब 2018-17, मतलब मैंने आपको पीछा वाला बता दिया 2018-17, तो उसका अगला, सॉरी अभी 17-18 था, ये 17-18 है, 18-17 मैंने 18, 2017-18, तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? साल खत्म हो गया, तो इसका अगले साल क्या होगा? 2018 लेकर 2019। ठीक है। 31 मार्च 2019, मतलब साल के बिल्कुल एंड में इस बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? मैंने बताया था ना आपको, प्रीवियस ईयर के टाइम पे चाहे एक दिन भी उसने इनकम अर्न की हो, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपको इनकम टैक्स पे करना होगा अगले साल। तो 31 मार्च 2019 को, मतलब साल के एंड में उसने इनकम अर्न किया है, तो उसको एसेस देना होगा, उसको इनकम टैक्स पे करना होगा। 19 खत्म, तो 2019-20। आप पूछेंगे 2019-20 क्यों? देखिए 1 4
19 से लेकर 31 मार्च 2019 तक प्रीवियस ईयर होगा। सॉरी, 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019 में वो इनकम अर्न करेगा, तो उसका अगले साल कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो इसका आंसर है 2019-20। 1/5/2021 को उसने इनकम टैक्स पे किया, मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? ये ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिखा था मैंने 1/5/2021 को आपने अपना टैक्स पे किया। तो उसका पे क्या मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसको टैक्स, तो 22 तक आपको टैक्स पे करना था, तो उसने 1 मई को ही कर दिया। तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इसका प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, मतलब 2020 से लेकर 2021 तक। तो इसका आंसर है 2020 से लेकर 2021 तक। तो लगभग लगभग सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के आने वाला साल होगा असेसमेंट, और असेसमेंट का बैक ईयर होगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में लिख के आता है कि उस बंदे ने प्रीवियस ईयर में अर्न इनकम की, तो उसका असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किए, तो असेसमेंट ईयर में मतलब अगले साल। क्वेश्चन ये भी लिख के आता है कि उसका असेसमेंट ईयर में उसने इतना टैक्स पे किया, तो प्रीवियस ईयर में उसकी कितनी इनकम होगी। तो इसका बैक देख लीजिए प्रीवियस ईयर, और इसका आने वाला कल देख लीजिएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, आगे समझ में? चलो ये भी खत्म हो गया। हाँ, ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर, असेसमेंट या टोटल इनकम, लेवी का मतलब समझा दिया। इसके बाद एक और लाइन लिखी थी, वो थी ऑफ। ये आपको नीचे लिखना है, इस डेफिनेशन के नीचे लिखते जाना है, नहीं तो आपको फिर इनकम टैक्स समझने में मुश्किल आएगी। ऑफ पर्सन, ऑफ पर्संस। ठीक है, अब पर्संस में क्या क्या आएगा देखिए। ठीक है, अब देखिए पर्सन, देखिए इनकम टैक्स किससे लेवी करेंगे? कुर्सी से, टेबल से, हवा से, ट्रेन से तो नहीं करेंगे, तो किसी पर्सन से ही करेंगे। टोटल इनकम पर्सन अर्न करेगा, तो उस पर्सन से इनकम टैक्स लेंगे। या इस पेन से तो ले नहीं सकते इनकम टैक्स, ना इस बोतल से ले सकते, ना ही इस टी शर्ट से ले सकते, ना कैलकुलेटर से ले सकते जो आपके पास कैलकुलेटर है। तो इनकम टैक्स किससे चार्ज होगा? पर्सन से। ठीक है, और इनकम टैक्स कब चार्ज होगा? जब आप इनकम अर्न करेंगे। तो एक और बात याद रखिएगा, इनकम टैक्स कब पे करना होगा? जब आपने इनकम अर्न की होगी। तो इनकम अर्न, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट कब है? आपको कब टैक्स पे करना होगा? जब आपने इनकम जब आपने इनकम अर्न की होगी। तो आपसे कोई भी पूछे कि इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो आप बोलिएगा इनकम अर्न। क्यों? खर्चे किए तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। जब आप इनकम अर्न करेंगे तभी तो आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो जब भी आप इनकम अर्न करेंगे आपको टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा, और आपको टैक्स पे करने पड़ेगा। और इनकम अर्न किया और टैक्सेबल इवेंट हो गया, तो किससे चार्ज होगा? चार्ज होगा पर्सन से। कब चार्ज होगा? प्रीवियस ईयर के असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करेंगे और टैक्स पे होगा आपके असेसमेंट ईयर में। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। टैक्सेबल इवेंट यानी इनकम अर्न कौन करेगा? पर्सन। पे भी कौन करेगा? पर्सन। उसने इनकम कब अर्न की? प्रीवियस ईयर में। उसका टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का कब वो टैक्स पे करेगा? असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, सभी को आ रहा है समझ। एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, नेट भी सही है मेरा, बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पर्सन की मतलब। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, पर्सन
तो देखिए कोई भी डेफिनेशन, चाहे इनकम टैक्स लो हो, चाहे इनकम टैक्स लो हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका कोई लॉ हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे नेगोशिएबल हो, कोई भी एक्ट हो, उसका जो डेफिनेशन होता है, किसी वर्ड का डेफिनेशन होता है, वो होता है सेक्शन 2 में। तो एक बात मैंने बता दी, जब भी कोई भी वर्ड का डेफिनेशन होगा वो होगा सेक्शन 2 में। तो इसका जो डेफिनेशन वो है आपका, एक सेकंड में देख लूं कहां गया पोर्शन। हाँ, सेक्शन 231 में ये लिखा है कि इनकम टैक्स में, किसमें, इनकम टैक्स में 7 कैटेगरी, कितनी कैटेगरी, 7 कैटेगरी में पर्संस को डिफाइन किया गया है। कितने कितने कैटेगरी में, 7 कैटेगरी में पर्संस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 231 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब कौन कौन से पर्सन है, देखिए, पहला पहला तो आप और मैं ही हो गए, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में कौन कौन से हो गए, राम, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, नीरव मोदी, यही हो गए इंडिविजुअल्स में। सेकंड क्या हो गया, उस इंडिविजुअल्स के अगर कोई उसमें हिंदू निकला और उसकी अनडिवाइडेड फैमिली है, अनडिवाइडेड का मतलब अभी तक उसने बंटवारा नहीं किया अपने घर का और वो लोग बिजनेस रन करते हैं, तो उसको कहा जाता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि आपने बिजनेस स्टडीज के 12th में पढ़ा हुआ, ठीक है, HUF। तीसरा आता है आपका कंपनी, कंपनी चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, वो कंपनी में आएगा, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया आपका फर्म, पार्टनरशिप फर्म या LLP कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिफ्थ हो गया आपका फिफ्थ हो गया आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या होगी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में क्या होता है, MCD है। अब बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में आई थिंक BMC होती है, क्या, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट नहीं, ट्रस्टी तो उसमें उसमें वो भी बताऊंगा किसमें आएगा, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी। 5 हो गया। अब छठा हो गया आपका AOP और BOI, ठीक है। AOP का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब इंडिविजुअल्स, मतलब राम ने श्याम के साथ मिलके काम किया, राम ने श्याम के साथ मिलके काम किया, तो वो हो गया नहीं सॉरी, इंडिविजुअल ने एक्चुअल के साथ, मतलब मैंने किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या मैंने किसी कंपनी के साथ, या मैंने फर्म के साथ, या मैंने लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर कोई काम किया, उसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्यों, पर्सन की डेफिनेशन में ये 7 लोग होते हैं, तो अगर ये वाला पर्सन इस पर्सन के साथ, या ये वाला पर्सन इस पर्सन के साथ काम करता है, तो उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पीओ का मतलब क्या हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल्स मतलब राम ने श्याम के साथ, अजय ने विजय के साथ, नरेंद्र मोदी ने विजय माल्या के साथ अगर कोई बिजनेस सेटअप किया है, तो उसे कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सातवां होता है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब ऐसे लोग जो इन 6 में नहीं आते, ऐसे लोग जो इन 6 में नहीं आते, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया कि भैया तू पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, तू पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, बीजेपी नहीं, AJP, यहाँ पे बीजेपी मत लीजिएगा, यहाँ है AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब किसी ने डाउट पूछा, क्या ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट, देखिए कोई ट्रस्ट बना हुआ है, मान लीजिए मुकेश अंबानी का ट्रस्ट बना है, उसका ट्रस्टी उसने मुझे बना दिया, तो भैया मैं तो इंडिविजुअल्स में आऊंगा ना, ट्रस्ट किस में आएगा, ट्रस्ट किस में आएगा, ट्रस्ट आएगा आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। क्यों, उसका तो कोई रोल नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी ने खोला मान लीजिए मुकेश अंबानी ने खोला कि हम मुंबई इंडियंस को अगले साल जिताने के लिए एक ट्रस्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोकल लोकल प्लेयर्स को हम खरीदेंगे, उनको उनकी सेवा करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे, ताकि वो मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा खेल सके। तो उसने ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट का जो ऑनर है, ट्रस्टी जो है, उसने मुझे बना दिया, तो मैं किस में आऊंगा, मैं तो इंडिविजुअल्स में आऊंगा, और ट्रस्ट किस में आएगा, AJP में, ठीक है। ठीक है सागर भाई,
तो ये होगा पर्सन की 7 कैटेगरी इंडिविजुअल्स, मतलब राम, श्याम, धोनी, रोहित शर्मा, और ट्रस्ट एजीपी में आएगा। और ट्रस्ट एज ए, हाँ ट्रस्ट एज इंडिविजुअल हो गया ना भाई, मैं तो रख रखाव के लिए करता हूँ, तो मेरे से इनकम टैक्स तो मुझसे लिया जाएगा। ट्रस्ट का इनकम जो होगा वो एजीपी के थ्रू लिया जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी तो जाए। कंपनी है, कंपनी कोई पर्सन है नहीं, पर्सन अगर कंपनी पर्सन अगर आपने कंपनी टेस्ट में पढ़ा होगा ना, कंपनी क्या, कंपनी इज ए पर्सन। तो कंपनी पर्सन होगा तो कंपनी पेमेंट करेगी, हाँ पेमेंट की जो लाइबिलिटी होगी वो कंपनी के ऑनर को होगी। ट्रस्ट का जो भी लाइबिलिटी होगा, जो भी इनकम टैक्स होगा, वो ट्रस्ट ही पे करेगा। तो मतलब पेमेंट तो ट्रस्ट ही कर रहा है, लेकिन पेमेंट का सोर्स क्या हो गया, पेमेंट देने का सोर्स क्या हो गया मैं। जैसे जीएसटी में क्या होता है, आप दुकान गए, आप किसी होटल में गए, आपने खाना खाया, आपसे वो जीएसटी चार्ज करता है, पेमेंट आप नहीं करते हो, पेमेंट कौन करता है, होटल वाला। तो उसी तरह से ट्रस्ट में क्या होगा, ट्रस्ट में गए, किसी ने पैसे दिए, जो भी उस पर लाइबिलिटी बनती, जो भी टैक्स के ऊपर पड़ेगा वो ट्रस्टी देगा, या जो भी उसके लोकल जो भी अथॉरिटी पीपल्स होंगे वो आपको टैक्स पे करेंगे। पे तो पे तो ट्रस्ट ही कर रहा है, लेकिन पेमेंट का सोर्स कौन हो गया, उसकी उस पर लाइबिलिटी कौन होगी, लाइबिलिटी होगी, टैक्स की लाइबिलिटी कौन दे रहा है, वो हो गया ट्रस्टी पे। ठीक है, चलो ये हो गया पर्सन। तो ये सेक्शन 4 पूरा मैंने आपको समझा दिया। इनकम टैक्स दोबारा से समझा देता हूं मैं, ठीक है रुकिए एक, हाँ। तो सेक्शन 4 को हम खत्म करते हैं। भैया बीको में पढ़ाया गया था कि गुरु दान सबका एजीपी, एजीपी, हाँ एजीपी, जो भी गुरुद्वारे होते हैं वो एक ट्रस्ट होता है, तो वो लोगों को खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो गुरुद्वारे में जो भी इनकम होगी, पेमेंट जो भी वो करेगा, वहां पे जो भी लोकल लोग होंगे, जो ट्रस्टी होंगे, वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट तो ट्रस्टी कर रहा है, पेमेंट गुरुद्वारा ही कर रहा है, पर उसके उसके बिहाफ पे पेमेंट मैं कर रहा हूँ, अर्न वो कर रहा है। बस मैं जाके इनकम टैक्स से जो भी रिटर्न फाइल होता है वो फाइल करके मैं दे रहा हूँ बस। अब मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता, ठीक है, तो मुंबई इंडियंस एक टीम हो गई, पेमेंट रोहित शर्मा थोड़ी ना करेगा, जो भी उसका हेड होगा वो पेमेंट करेगा मुंबई इंडियंस के बिहाफ पे। जैसे जीएसटी में क्या होता है, आप किसी होटल में गए, आपसे 5% 18% जीएसटी चार्ज लिया, तो 18% आपने तो जेब से पैसे दे दिए, अब वो पेमेंट करेगा आपके बिहाफ पे। तो वैसे होता है एजेपी में, ठीक है। तो अब सेक्शन 45 करा दूं मैं जल्दी से, टाइम में देख लो कितना हो गया है, चलो अभी टाइम है, ठीक है। तो सेक्शन 4 का हम रिवीजन करते हैं, पढ़िए ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 4 इनकम टैक्स 1961, इसका इसके सॉरी एक चीज और नहीं बताया मैंने, सेक्शन 4 को भी कहा जाता है बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब इनकम टैक्स के किस सेक्शन में लिखा है कि आप इनकम टैक्स चार्ज पूछते हैं, वो लिखा है सेक्शन 4 में। इसलिए कैसे आता है बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई पूछे कि बेसिस ऑफ चार्ज इनकम टैक्स क्या है, तो बता दीजिएगा सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, इनकम टैक्स इज लेवी ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ पर्सन। ठीक है, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा आपके टोटल इनकम पे। टोटल इनकम का मतलब 5 है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। मतलब जो सैलरी में नहीं आएगा, जो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, जो कैपिटल गेन में आएगा, जो पीजीबी में आएगा, वो आएगा आपके अदर सोर्स में। ऑन टोटल इनकम मतलब उन 500 हेड्स का टोटल करके जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है वो आपको चार्ज किया जाएगा। भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ अच्छा बताता हूँ, ठीक है देखो, ए ओ पी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन की डेफिनेशन बता दी 7, उन 7 कैटेगरी के कोई भी 2 लोग, मतलब मैंने एचयूएफ के साथ, या सलमान खान ने कलर्स टीवी के साथ, कलर्स एक कंपनी होगी, सलमान खान एक आदमी होगा, इंडिविजुअल होगा, तो सलमान खान ने कलर्स के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं इस साल बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए 14 करोड़ लूंगा, तो हो गया एसोसिएशन पर्सन। अब बीओए के बारे में जाता हूँ। बीओए क्या हो गया, सलमान खान ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए एग्रीमेंट किया कि मैं तेरी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करूंगा, मैं तेरी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करूंगा, तुम मुझे उस आइटम सॉन्ग के लिए या तो 20 करोड़ दे देना, या मेरी फिल्म में तुम एक आइटम सॉन्ग कर देना। जैसे अभी शाहरुख खान की फिल्म आई थी जीरो, जिसमें सलमान खान का एक छोटा सा रोल था,
अब सलमान खान ने कैमियो किया तो शाहरुख खान ने उसकी फिल्म में कैमियो कर दिया, तो दो लोग, दो इंडिविजुअल्स ने एग्रीमेंट कर दिया। अब जैसे एग्रीमेंट में क्या है कि ऋतिक रोशन के वॉर 2 में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का एक छोटा छोटा रोल होगा। तो आमिर खान, सॉरी, ऋतिक रोशन ने 3 अलग अलग लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो उसे कहता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। बॉडी मतलब मेरी बॉडी, मेरी इंडिविजुअल की बॉडी किसी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी और पर्सन के साथ काम कर रही है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ काम कर रही है। ठीक है, आगे समझ सागर भाई, आगे समझ। बीओ का मतलब एओपी का मतलब, हाँ ठीक है चलिए। देखिए सेक्शन 4 का मतलब, एक थोड़ा पानी लेता है, तब तक आप रिवाइज कीजिए 5 मिनट, फिर मैं इसका रिवीजन करके खत्म करा दूंगा सेक्शन 4। ठीक है, आप रिवाइज कीजिए अपने नोट्स से जल्दी। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ना लेक्चर, इनकम टैक्स जितना अभी तक मैंने पढ़ाया कल और आज। कितने लोग हो गए लाइव, एक सेकंड में देख लो। जयंत, सागर भाई और मुस्कान मैम, आपको समझ में आ रहा है ना। और मुस्कान, मुस्कान मैसेज नहीं करती। मुस्कान, मुस्कान आपको समझ में आ रहा है ना क्लास में जो जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए सेक्शन 4 रिवाइज करते हैं। सेक्शन 4 है बेसिस और चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, अब मैं सेक्शन 4 की रिवीजन करा रहा हूँ। इसका अलग से रिवीजन वीडियो में टेलीग्राम पे भी डालूंगा। ठीक है, सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 है आपका बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। भैया ऐसा कोई इनकम है कि जिससे प्रीवियस में, हाँ ये भी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसी इनकम है जो प्रीवियस ईयर में आप अर्न करेंगे और प्रीवियस ईयर में ही पे करेंगे, मतलब उसी साल कमाया उस साल पे कर दिया। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा थ्योरी क्वेश्चन में। कुछ ऐसे क्वेश्चन, 4-5 ऐसे थ्योरी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं बाद में दूंगा। मैं आपको मेन मेन चीजें वो बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में और आपके इनकम टैक्स को समझने में आसानी देगी। और वो ऐसी चीजें जो मुझे लगता है नहीं भी आपको आते, कोई नहीं, ठीक है, इनकम टैक्स आ जाएगी, लेकिन वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट के एंड में मैं लिखवा दूंगा। ये पॉइंट आपको पढ़ के जाना, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, मार्जिनल रिलीफ हो गया, आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया। तो थ्योरी क्वेश्चन जो आ सकते हैं, या पर्सन की डेफिनेशन, ये प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन जो 1 से 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, वो मैं एंड में बताऊंगा चैप्टर में। आपसे अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने स्टडी मटेरियल में, उसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। क्यों, तो 2 से 4 मार्क्स में आपसे थ्योरी में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद डाउट पूछना, जो भी डाउट होगा आपका। ठीक है, सेक्शन 4 क्या है आपका, इनकम टैक्स का बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब आप किस बिहाफ पे आप अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। और सेक्शन 4 डिफाइन करता है बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब सेक्शन 4 इनकम टैक्स 1961 ये कहता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज लेवी, मतलब इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा किस पे ऑन टोटल इनकम पे, मतलब इनकम टैक्स इज लेवी, इनकम टैक्स इज लेवी, इनकम टैक्स इज लेवी, इनकम टैक्स इज लेवी ऑन टोटल इनकम, मतलब इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा आपके ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या था, 5 हैट्स, क्योंकि इनकम तो बहुत सारी होती है। अब तो ये है नहीं कि एक सैलरी उधर डाल दी, एक सैलरी उधर डाल दी, तो इनकम टैक्स वालों ने क्या, अरे भाई तेरी जो भी इनकम है ना इस 5 हैट्स में डाल दे। अगर ऊपर वाले 4 हैट्स में नहीं आता तो अदर सोर्स में डाल दे। जैसे पहला हैट सैलरी, दूसरा हैट पीजीबी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हैट पीजीबी, चौथा हैट कैपिटल। अगर आपकी इनकम इन 4 कैटेगरी में फॉल होती है, आती है, तो सैलरी का सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबी का पीजीबी, कैपिटल का कैपिटल में। लेकिन जो इनमें नहीं आती है वो किसमें डाल देगा, अदर सोर्स पे। तो इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कहलाता है टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे आपका इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। टोटल इनकम कह लीजिए या ग्रॉस टोटल इनकम कह दीजिए। ठीक है, टोटल इनकम क्या, ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के साथ हमें क्या बताया, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, आपका इनकम ईयर, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी आपने टोटल इनकम अर्न किया,
जितना भी टोटल इनकम अर्न किया उस प्रीवियस ईयर में जो भी हमने टोटल इनकम अर्न किया, आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में इसमें अर्न करेंगे और इसमें आपको पे करना होगा। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, इनकम ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर क्या होगा आपका, टैक्सेबल ईयर ऑफ पर्सन। तो इनकम टैक्स कौन पे करेगा, मैं तो करूँ, सॉरी, कुर्सी टेबल कैलकुलेटर ये तो पे करेगा नहीं, कौन पे करेगा, पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या थे, सेक्शन 231 में 7 लोगों को कैटेगरी क्लासिफाई किया गया है। कौन से पर्सन, इंडिविजुअल्स, मतलब राम श्याम धोनी रोहित शर्मा विराट कोहली, इनको पर्सन में इंडिविजुअल में लाया गया। इंडिविजुअल्स के पास आता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। उसके बाद आता है आपका कंपनी, फर्म या एलएलपी या एओपी बीआई या आपका लोकल अथॉरिटी, या लास्ट में आता है जो 6 कैटेगरी में आता है वो आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 4, इनकम टैक्स लेवी ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ऑफ पर्सन। तो सेक्शन 4 खत्म हो गया आपका। आपका बहुत सारा पार्ट आपका इनकम टैक्स का बेसिस, जो आपका बेसिक है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो कुछ हो गया ये आपका खत्म। कुछ बेसिक बातें और बता देता हूँ मैं, तो आपका चैप्टर 1 भी अब आधा खत्म हो जाएगा। देखिए, टोटल इनकम का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ 5 हेड्स का आपका टोटल हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया आपका इनकम टैक्स, सॉरी इनकम ईयर हो गया, इनकम ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर का मतलब हो गया आपका टैक्सेबल ईयर। इसमें अर्न करेंगे, इसमें टैक्स पे करेंगे। ठीक है, और कुछ, हाँ, ये टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पे करेगा आपके पर्सन्स, पर्सन पे करेंगे। पर्सन की डेफिनेशन क्या है, 7 टाइप्स के लोग इसके अंदर आते हैं। तो ये हो गया पर्सन। हाँ, इनकम मैंने बता दिया, इनकम मैंने आपको बता दिया था, इनकम के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको क्या लिख दिया लास्ट में, ईटीसी। जो जो इनकम का सोर्स बनता जाएगा वो इनकम में डाल दिया जाएगा। इनकम टैक्स एसेस किया जाता है। इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है असेसमेंट ईयर में, किस भी आप पे प्रीवियस में जो भी आपने इनकम अर्न की। ठीक है, ये हो गया खत्म आपका। अब आप पूछेंगे भैया, या मेरा इनकम अर्न किया है, मैंने इनकम अर्न किया है, तो देश के कितने क्षेत्रफल तक मेरा इनकम माना जाएगा। देखिए, मैंने बोला ये हो गया भारत। ठीक है, ड्राइंग में मत जाइएगा, ये हो गया भारत, ये हो गया भारत, ये जम्मू कश्मीर जो भी एरिया हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप बन गया, ये हो गया समुन्द्र, ये हो गया समुन्द्र, ये ऊपर हवाएं। तो मतलब इंडिया, मतलब आप इनकम इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में अर्न करते हैं। इस इंडिया, मतलब इंडिया के इस एरिया में आप इनकम अर्न करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स पे करना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। अब आपके मन में डाउट होगा, अगर मैं इस एरिया के बाहर जाता हूँ, मतलब मैं इस एरिया के बाहर जाता हूँ, जैसे यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हो गया चाइना, यहाँ हो गया अमेरिका, यहाँ हो गया मलेशिया, यहाँ हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे अर्न करता हूँ, तो मुझे किस बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। मतलब ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे हमने इनकम अर्न की, ये इंडिया की डेफिनेशन होगी। इंडिया की डेफिनेशन में क्या हो गया, ये एरिया मतलब चाहे हवा के अंदर आप ऊपर ऊपर में आपने डील कर ली हवा में, या आपने समुद्र में हवा डील कर ली, यहाँ पे लक्षद्वीप में कर ली, ये जो समुद्री कल हिंद महासागर जिसे हमारा एरिया माना जाता है, उसमें आपने इनकम अर्न की, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। लेकिन पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, XYZ कोई भी कंट्री है, इसमें इनकम अर्न करनी है, करी, तो भैया आपको इंडियन गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। तो इस सबका जो जवाब है वो आपको मिलेगा चैप्टर 2 में। हाँ, तो आपने समझ लिया कि इंडिया में अर्न किए तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को देना है। देखिए, कुछ ऐसी इनकम है या कुछ ऐसे लोग हैं, अगर वो विदेश में भी कमाते हैं, अगर वो विदेश में भी कमाते हैं, इंडिया के इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर भी कमाते हैं, तो भी उनको पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट को देनी होगी। ये पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंटल स्टेटस में। ठीक है,
ये इंडिया की डेफिनेशन भी खत्म हो गई। अब कई लोगों ने इंडिया की डेफिनेशन या इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन याद नहीं जुड़ी, नहीं। सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत सारा डिटेल में लॉ पढ़ना पड़ता है। क्यों? उनका पेपर लॉ वाला आता है। हमारा पेपर क्या आता है? लॉस के कॉन्सेप्ट आते हैं और क्वेश्चन हमारे केस स्टडी पे जाते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा, मतलब हाथ से क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काफी है। समझ में आ गया कि इंडिया है, काफी। उनको इंडिया की डेफिनेशन, ये कितने कितने समुद्र एरिया तक जाना है, कितने हवा तक लेना है एरिया, उनके लिए है। हमारे लिए तो भाई बस है, ये एरिया है, इसमें हमने इनकम आई, मोदी सरकार को पेमेंट करनी है। बाहर अगर अपना इनकम अर्न की तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ लेंगे, बस खत्म। इतना डिटेल में जाने के लिए ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है, ना इतना रिलेवेंट है। जो लोग जाते हैं उनसे पूछिएगा, इंडिया की डेफिनेशन कभी पेपर में आई है? या इंडियन गवर्नमेंट की या इनकम की? कभी नहीं आएंगे। 2 से 4 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका इनकम टैक्स समझ में आ जाए। 2 से 4 मार्क्स होता, मैं कहता भैया 2 से 4 मार्क्स के लिए क्यों टाइम वेस्ट कर, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको इनकम टैक्स के आने वाले चैप्टर समझ में आए, इसलिए कराया जा रहा है। अगर अदरवाइज में छुड़वा भी देता 2-4 पॉइंट करवा के। लेकिन जो सीएस के बच्चे, जो सीएमए के बच्चे, उनका 100 मार्क्स का पेपर आता, तो उनका इंडिया का डेफिनेशन, इनकम का डेफिनेशन, पोर्शन का डेफिनेशन, ला का डेफिनेशन पूछते हैं। हम सीधा नहीं पूछते, हमसे बस ये पूछते हैं कि इंडिया क्या है, भैया ये इंडिया है, यहाँ पे ये एरिया, ये एरिया है, बस खत्म। तो आपको इनकम भी समझ में आ गई। चलिए चलिए, हाँ। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, देखिए। बेसिस ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था पोर्शन। पर्सन इनकम टैक्स पे करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? पोर्शन ऑफ सागर, मुस्कान, और दूसरा जयंत, या मैं अजय, या मोदी, ये पेमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, मोदी गया, बोला अरे इधर आ, तू टैक्स पे करे। क्यों बोलेगा? तू पोर्शन की डेफिनेशन में आता तो पेमेंट दे। 1 साल का बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। मोदी गया, अरे तू पेमेंट कर। बच्चा गया, अरे वो कहाँ जानेगा? पर्सन तो है लेकिन पेमेंट वो तो नहीं करेगा। वो गया, एक छोटा सा कैंडी लेके जा रहा है, मोदी ने कैंडी छीन ली, बोला अरे तू मुझको इनकम टैक्स दे, तूने लॉलीपॉप कैसे खा लिया? बच्चा, एक छोटा सा बच्चा कंचे खेल रहा है, तू कंचा खेल रहा है, तू भी टैक्स दे। क्यों? तू पर्सन में डेफिनेशन है। भाई सरकार पागल तो ही ना कि हर पर्सन को से पकड़ पकड़ के टैक्स लेके, नहीं। तो इनकम टैक्स कौन पे करेगा? पर्सन ही करेगा। लेकिन वही पर्सन टैक्स पे करेगा, वही पर्सन वही पर्सन टैक्स पे करेगा जो एसएससी बनेगा, जो एसएससी बनेगा। मतलब हर पर्सन से आप टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन हर एसएससी से आप पर टैक्स वसूल सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, एवरी एसएससी इज पर्सन, बट नॉट एवरी पर्सन इज एसएससी। मतलब हर एसएससी पर्सन है, पर हर पर्सन एसएससी नहीं होगा। क्यों? भाई हर पर्सन से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हर एसएससी से आप इनकम टैक्स वसूलने का आपके पास राइट है, आपके पास लॉ है, आपके पास अथॉरिटी है। तो मोदी सिर्फ उससे ही टैक्स वसूल करेगा जो एसएससी होगा, ना कि पर्सन। आपने फिर आपके मन में डाउट होगा, तो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में पोर्शन, जो सेक्शन में पोर्शन, अरे भैया सेक्शन 4 में पोर्शन क्यों लिखा है? पर्सन इसलिए लिखा, उसने ये पता नहीं लिखा है कि ये लोग पर्सन है और ये लोग आगे जाके क्या बनेंगे? एसएससी बनेंगे। तो इनकम टैक्स किससे वसूल हो जाएगा? एसएससी से, ना कि पर्सन से। मतलब एवरी एसएससी इज ए पर्सन, बट नॉट एवरी पर्सन इज एसएससी। तो इनकम टैक्स कौन पे करेगा? पर्सन ही करेगा। लेकिन कौन सा पर्सन? जो एसएससी होगा। कौन पे करेगा? जो एसएससी होगा। अब इसकी अब एसएससी कौन कौन हो सकता है? तो उसके 3 एग्जाम्पल है। 3 कैटेगरी में बांटा गया एसएससी को। पहला, हु इज डिफॉल्ट इन एनी
इनकम टैक्स लॉ, मतलब वो पर्सन जो इनकम टैक्स के लॉ में फॉल कर जाए इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस में फॉल कर जाए, उसको उस एसएससी को इनकम टैक्स पे करना है। दूसरा हो गया, दूसरा कौन था, डीम डीम एसएससी। आप लोग पूछेंगे डीम एसएससी का मतलब क्या हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मोदी गया मोदी गया मोदी गया, क्या भैया दोबारा बताओ मेरी। हाँ अच्छा बताता हूँ, देखिए एवरी पर्सन इज, इनकम टैक्स कौन पे करता है, पर्सन। और पर्सन, हर पर्सन से इनकम टैक्स ले सकते हैं, तो हर पर्सन से इनकम टैक्स ले सकते हैं, तो कौन सा व्यक्ति इनकम टैक्स पे करेगा, सरकार किससे इनकम टैक्स ले सकती है, वो सिर्फ एसएससी। एसएससी पर्सन हो सकता है पर एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी, मतलब हर एसएससी पर्सन है पर हर पर्सन एसएससी नहीं है। और इनकम टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर होती है, पर्सन एसएससी के ऊपर, ठीक है। तो एसएससी की तीन चीजें मैंने बताई, पहले वो जो डिफॉल्ट एनी इनकम टैक्स लॉ इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा एसएससी का पहले कैटेगरी, मतलब वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स के किसी भी लॉ में डिफॉल्ट करता है इन प्रीवियस ईयर, उसे माना जाएगा एसएससी, उस पर्सन को माना जाएगा एसएससी। अब किस पर्सन का एसएससी माना जाएगा, जो डीम एसएससी हो। डीम एसएससी मतलब, एक एग्जांपल दिया था मैंने, मोदी साहब थे, मोदी साहब गए बच्चे के पास, अरे वो बच्चे, 1 साल का बच्चा दूध पी रहा आराम से मौज करके, बोला अरे बच्चे तू मुझे इनकम टैक्स पे करे, तो बच्चा कहता है क्यों क्यों, अरे बेटा तेरे दादा ने करोड़ों रुपए की संपत्ति तेरे नाम पे की है। अब 1 साल का बच्चा है, अजी अच्छा, कल आना। फिर कल आता है मोदी, फिर पूछता है बच्चे के पास, अरे बच्चे दे दे, अरे कल आना ना, मैं अभी दूध पी रहा हूँ या मैं अभी कंचे खेल रहा हूँ। डिफॉल्ट इनकम टैक्स लो, मतलब मैंने सैलरी इनकम की, मैंने पीजीपी इनकम की, मैंने कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन अर्न किया, तो डिफॉल्ट हो गया ना इनकम टैक्स में, मैंने इनकम अर्न कर ली है, तो इसलिए इनकम टैक्स में डिफॉल्ट हो रहा है। कंट्री लॉ में डिफॉल्ट हो तो कंपनी वाला सेबी वाला जानेगा, अगर इनकम टैक्स में हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आनेगा, तो कंपनी लॉ ये सेबी तो ना जाएगा। इनकम टैक्स कौन चार्ज करता है, उसके रूल्स कौन आता है, सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल ऑफ ब्यूरो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ही टैक्स वसूल करता है, और कंपनी लॉ के कौन देखता है, सेबी देखता है, ठीक है, इसलिए वो मैंने आपको बता दिया। तो डिफॉल्ट इन एनी इनकम टैक्स लॉ मतलब सैलरी, पीजीपी, कैपिटल, कोई भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में पिछले में फॉल करता है तो इनकम टैक्स पे करेगा एसएससी, ठीक है। अब कौन सा पर्सन एसएससी बन जाता है, डीम एसएससी, तो बच्चे के पास गया मोदी साहब, नहीं नहीं, डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं कि मैं उसमें आ गया उस लॉ में, मैं गलती से, मतलब गलती से जानबूझ के या किसी भी तरीके से मैं उस इनकम टैक्स में आ गया। डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं हो गया तो पेमेंट की, डिफॉल्ट का मतलब फॉल करना, मतलब उसके अंदर उस इनकम टैक्स में आ गया। जैसे अगर आप दिल्ली में बिना मार्क्स से जाते हैं तो आप पे 2,000 का जुर्माना रहता है, तो आप बिना मार्क्स से तो आप डिफॉल्ट हो गए, आप फाइन देने के लिए लायबल हो गए, तो आपको पेमेंट करनी है बस। उसी तरह से मैंने एक इनकम अर्न कर ली, 1,000 की, 2,000 की, 10,000 की, उस प्रीवियस में, तो मैं डिफॉल्ट हो गया, मैं उसके इनकम टैक्स में आ गया, तो मुझे पेमेंट करनी है, बस सही हो गया। टीम एसएस के बता रहा था, मैं बच्चे के पास गया, बच्चे के पास गया, बच्चे के पास गया, बच्चे के पास गया, बच्चा नहीं दे रहा, तो बोला भैया तू पेमेंट नहीं करेगा, जो तेरी रखवाली करता है, जो तेरी रखवाली करता है वो पेमेंट करेगा, मतलब उस बच्चे का जो भी टेक केयर होगा, केयर टेकर होगा, वो पेमेंट करेगा। या हो सकता है 40 साल का लड़का है, वो 40 साल का कोई आदमी है, या 20 साल का आदमी लड़का है कोई, वो दिमाग से नहीं है इतना कि पेमेंट करे, तो उसका जो भी टेक केयर होगा, जो भी उसका टेक केयर होगा वो डीम एससी से माना जाएगा, वो उसके बिहाफ पे इनकम टैक्स पे करेगा। जैसे ट्रस्टी का आपने पूछा था, तो ट्रस्ट तो देगा नहीं, तो जो ट्रस्टी होगा वो डीम एससी से माना जाएगा उस ट्रस्ट का। आपने पूछा ना गुरुद्वारा का पूछा था, तो गुरुद्वारा का जो भी ट्रस्टी होगा, मतलब मैं इस गुरुद्वारा का ट्रस्टी हूँ, तो मैं डीम एसएससी माना जाऊंगा इसके बिहाफ पे, और मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, तो डीम एसएससी मतलब वही होगा। इसे ऐसे लीगल गार्जियन, लीगल गार्जियन कह लीजिए, या कह लीजिए ट्रस्टी कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया आपका डिफॉल्ट, मतलब दूसरे आदमी पे आप डिफॉल्ट कर गए, इसका बेस्ट एग्जांपल है टीडीएस। टीडीएस में क्या होता है, देखिए आपने लॉटरी, गैम्बलिंग या कभी भी क्या होगा, कई बार क्या होता है, आपसे इनकम, आपसे जो भी आपका खर्चा होगा वो तो लिया जाता है,
साथ में आपका टीडीएस काट लिया जाता है। जैसे सैलरी पोर्शन है आपके फादर की, आपके मदर की, आपके भाई की, सिस्टर की, आपकी भी, अगर आप नौकरी करने जाएंगे, जो भी आपका इनकम होता है ना साल भर का, हर महीने उस हिसाब से आपका टीडीएस काट लिया जाता है। तो डिफॉल्ट टी मतलब डिफॉल्ट एसएससी मतलब भाई तेरी लाइबिलिटी है वो पेमेंट नहीं करेगा। वो सैलरी पर्सन है, वो बंदा ऐसे ऐसे मरा पड़ा रहता है, वो पेमेंट नहीं करेगा, तू पेमेंट करेगा उसके ब्याह पे टीडीएस काट के, टीसीएस काट के, तो उसे डिफॉल्ट कर सकते हो। तो ट्रस्ट इसमें भी आ सकता है या डिफॉल्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। तो एसएससी के तीन कैटेगरी है, वो डिफॉल्ट इन एनी इनकम टैक्स लो, टीएम एसएससी, या आपका डिफॉल्ट आपने कर दिया एसएससी, डिफॉल्ट कर दिया एन, हाँ डिफॉल्ट कर दिया आपने, तो आपका टीडीएस में आ गया। इसका मैं आपको वो दे दूंगा, थ्योरी दे दूंगा, समझ लीजिएगा। या आ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया। तो ऐसे पर्सन इनकम टैक्स नहीं भी करता, एसएससी इनकम टैक्स भी करता है, और हर एसएससी पर्सन हो सकता है, पर हर पर्सन एसएससी नहीं होता है। एसएससी के तीन कैटेगरी, या तो आप डिफॉल्ट कर जाओ, चाहे आप डीम एसएससी हो, चाहे आपने डिफॉल्ट के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपकी लाइबिलिटी बनती है। ये हो गए एसएससी के तीन कैटेगरी। इसका थ्योरी दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब पर्सन या एसएससी ने इनकम टैक्स के लायबल हो गए, तो वो पेमेंट करेगा किस ईयर में, असेसमेंट ईयर में, ये मैंने आपको बता दिया। अब कौन एसेस, आपकी इनकम एसेस होगी, आपकी इनकम असेसमेंट ईयर में एसेस होगी किस पे, आप किस बेसिस पे, प्रीवियस ईयर पे, ठीक है, ये बता दिया। एसएससी की इनकम एसेस होगी असेसमेंट ईयर में किस बेसिस पे, प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम अर्न की है, ठीक है। और कौन करता है ये एसेस, कौन एसेस करता है, ए ओ। कौन करता है, ए ओ। ए का मतलब क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। तो पर्सन एसएससी बनेगा तभी आप उससे इनकम टैक्स ले सकते हैं। और आपका एसएस किया जाता है असेसमेंट ईयर में, किस बेसिस पे, प्रीवियस ईयर पे जो आपने इनकम की, या की प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न की, उस बेसिस पे आपका इनकम टैक्स एसेस किया जाता है, चार्ज दिया जाता है। और कौन करता है, एसेसिंग ऑफिसर, जिसे कहा जाता है ए डॉट ओ डॉट, ठीक है। ये भी खत्म हो गया आपका पार्ट। टाइम लिख लू, चलिए। चलिए, ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, और मैं देख लूँ क्या क्या कराना बचा था आपका। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही। कल इसका आप आधा कराएंगे, तो कल आपका चैप्टर फर्स्ट, एक मिनट रुकिए, आज ही करा दूँ। नहीं, कल कराता हूँ, फिर कल आपका कल ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन, फिर परसों आपका इसका जो भी आईसीएस रिलेटेड का क्वेश्चन होगा, जो तो बच्चे 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 कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो मैं आपको खत्म करा दूंगा। तो आपका कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। कौन सी बुक से, आईसीआईएस रिलेटेड जो रिलेवेंट है आपके जनवरी के, इसलिए क्यों, मई वाला तो आपका सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो वो तो मैं लेके आऊंगा नहीं, जब आईसीआई देगा तो मैं करवा दूंगा। वो है, हाँ तो है सर्टिफिकेट, नहीं भी है तो पीडीएफ फाइल मिल जाती है आईसीआई की साइट से, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का डाउट, मुस्कान, जयंत और कितने लोग हैं, हाँ मैं, सागर भाई, किसी को कोई दिक्कत, एक सेकेंड, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हाँ, दो मैसेज आ गए। नहीं नहीं, क्लास कैसे लगी ये बता दो, अच्छी थी या बेकार थी। हाँ देखो, जैन भाई मस्त है, क्लास खत्म में भाग रहा है। अच्छी थी, ठीक है। और मुस्कान, क्लास कैसी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छा था, ठीक है। चलो, आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें बता देना। और आधे घंटे बाद हम 6:30 बजे मिलते कॉस्टिंग के लिए। तो ये तीन बच्चे तो आएंगे ना इनकम कॉस्टिंग के लिए, या इनका नेट खत्म हो गया है।
हाँ, मुस्कान तो आएगी, मुस्कान ने तो कह दिया। जैन नहीं आएगा, मुझे पता है वो भाग जाएगा। हाँ, बजट कॉस्टिंग करेंगे। बजट वाईफाई है, अच्छा मुस्कान का तो वाईफाई है, तो मुस्कान तो मजे ही करेगी। सागर ने बोला भैया वेटिंग, अच्छा वेटिंग फॉर कॉस्टिंग, हाँ 6:30 बजे। 6 बजे आधा घंटा इनकम टैक्स पढ़ लो या आराम कर लो। क्या है, आईसीआई का क्वेश्चन या कौन सा? पहले तो भाई कॉन्सेप्ट ही होगा, ये तो यानी कि मैं आईसीआई का क्वेश्चन राइट करा दूं। मेरा भी वाईफाई, हाँ ठीक है, जिसका भी वाईफाई अच्छी बात है। भाई पहले कॉन्सेप्ट ही होगा, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन होंगे, मतलब नहीं नहीं, कल कुछ नहीं हुआ था इनकम कॉस्टिंग से, मैंने बेसिक समझाया था, वो मैं रिवीजन करा दूंगा बेसिक। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो ये बताता है कॉस्ट क्या है, आपका सिलेबस क्या है, वो भी बताया था। नहीं, कॉन्सेप्ट आज होगा उसका, बजट का। कल मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कराया था, सिर्फ बेसिक बताया था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 6:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। इसी लिंक पे आ जाना। 6:30 बजे, 4 5 10 5 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है तो वेट कर लेना, मैं आ जाता हूँ। नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ मैं नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम 6:30 बजे, ठीक है। सभी को बाय। अभी खत्म कैसे होगा, ठीक है, बाय।